फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 भाग 1 इतिहास की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके अभ्यास जो प्रश्न का पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। यहाँ पर दिए गए जैसे दीवान, टीपू सुल्तान, इन प्रकार हम जोड़े बनाएंगे जिसका आंसर होगा दीवानी कहा जाता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत होता है फौजदारी अदालत। रानी चन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही होता है सिपाही। वारेन हेस्टिंग्स है भारत का पहला गवर्नर जनरल। इस प्रकार सही का मिलान करेंगे। अगला है रिक्त स्थान पूर्ति करें। जहाँ पर जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति हमने कर रखी है, वो इस प्रकार है। आंसर देंगे बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, यहाँ पर प्लासी आएगा। अगला है हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने लैप्स तथा विलय का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मध्य तथा पश्चिमी भाग में स्थित थी। इस प्रकार के स्थानों की पूर्ति करेंगे। अगला है सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर पहला है मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत हो गया था। यह कथन गलत है, यहाँ पर गलत लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये कथन भी गलत है, यहाँ पर गलत लिखेंगे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये कथन सही है, इस प्रकार यहाँ पर सही लिखेंगे। अगला है अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। ये कथन गलत है, यहाँ पर गलत लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 4 यूरोपीय व्यापारी कंपनियों भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो आंसर लिखेंगे यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। इसी कारण यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन विवादों पर विवाद थे। तो आंसर लिखेंगे बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित विवाद थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी जगह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। अगला प्रश्न है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। तो आंसर लिखेंगे दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूली का अधिकार। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन में सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इसकी कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण में लागत उठा सकती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। तो आंसर लिखेंगे टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था। उसके नेतृत्व में मैसूर राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। मालाबार तट से होने वाले व्यापार मैसूर राज्य के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची पर निर्यात रोक दिया। उसके स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना कर दिया।
टीपू सुल्तान ने भारत में आने रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को खलबली मच गई। प्रश्न संख्या 8 है, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की व्यवस्था व्याख्या करें। तो इसमें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ता था। अपने राज्य में अपने खर्च पर एक अंग्रेज रखना, इसे सेना नायक माना जाता था। अपने दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना, अपने दरबार में अंग्रेजों की आज्ञा के बिना किसी विदेशी को नौकरी न देना और किसी अन्य राज्य से युद्ध हो जाने पर एक अंग्रेज का निर्णय मानना। इसमें राजाओं की स्थिति थी, सहायक संधि को मानने वाले राजा यदि सहायक सेना का खर्चा नहीं दे सकता था, कंपनी जुर्माने के रूप में उसके किसी प्रदेश पर अधिकार कर देती थी। उदाहरण के लिए उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके छीन लिए गए थे। अगला प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन में किस तरह अलग था? तो आंसर लिखेंगे, भारत में ज़्यादातर राजा निरंकुश हुआ करते थे। उन्हें किसी जनता द्वारा नहीं चुना जाता था। उनका पद पैतृक होता था, मतलब कि उनके पिता के बाद उन्हें राजा घोषित कर दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का शासन कंपनी के अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उन्हें शासन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। भारतीय राजाएं कोई भी अपना कानून नहीं बना हुआ था। कोई भी फैसला राजाओं द्वारा ही लिया जाता था, मतलब कि राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। राजाओं के कानून निम्नलिखित थे, लिखित नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के सभी कानून लिखित थे। इस कानून की व्यवस्था के लिए अदालत भी बनाई गई। इन सब के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय भी होता था। कंपनी तथा भारतीय राजाओं के सैनिकों में अंतर होता था। राजाओं की सेना थोड़ी कम प्रशिक्षित थी, लेकिन वही कंपनी के सैनिक काफ़ी प्रशिक्षित थे। उनको हर मुश्किलों से लड़ना सिखाया जाता था। प्रश्न संख्या 10 है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो इसमें निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। सैनिक संगठन के समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए गए। 18वीं सदी में अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। ये काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, चलते हैं बड़े। बंगाल में अंग्रेजों के बाद कलकत्ता एवं एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर में यूरोपीय और भारतीय निवासियों को संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। आंसर लिखेंगे, कलकत्ता को पहले कालीकाता के नाम से जाना जाता था। जब मुगल साम्राज्य ने कालीकाता पर जमींदारी का अधिकार दिया तो ये एक छोटे से गांव से एक बड़े शहर में उभरने लगा। कलकत्ता प्रशासन का केंद्र बन गया। अंग्रेज बेंगलोर में पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, उद्यान आदि जैसी सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से विकसित क्षेत्रों में रहने रहते थे। अधिकांश भारतीय खराब परिस्थितियों वाले भीड़ भाड़ क्षेत्रों में रहते थे। उस समय के दौरान शहर संस्कृति रूप से भी विकसित हुआ। नाटकों, थिएटरों, संगीत ने अपनी संस्कृति विरासत को दी। औपनिवेशिक काल में कई प्रशिक्षण स्थापित हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं, जानकारियाँ इकट्ठा करें। तो हमने यहाँ महाराणा रणजीत सिंह के बारे में जानकारी लिखी है। वो हैं, महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट किया, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुंजरवाला, अब पाकिस्तान में है, जो संधावालिया महाराज महा सिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह के में सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण थे। वे दूरदर्शी थे। वे सांवले रंग का नाटे कद के मनुष्य थे। उनकी एक आंख शीतला के प्रकोप से चली गई थी, परंतु यह होते हुए भी वह बहुत तेजस्वी थे। इसलिए जब तक वह जीवित थे सभी मिसलें दबी थी। उन दिनों पंजाब पर सिखों और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाकों को कई मिसलों में बांट रखा था। रणजीत के पिता महासिंह सुकरचिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिम बंगाल में पंजाब में स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुंजरवाला में था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। वे महज 12 वर्ष के थे जब उनके पिता चल बसे और राजपाटा का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया था। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। इस प्रकार चैप्टर संख्या 2 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के एक अन्य अभ्यास प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ।